फाइनली दोस्तों, जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार था वो इंतजार आपका खत्म हो चुका है। एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन 2026 का आपका जारी हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल वैकेंसी हमारी कितनी है, कब हमारे फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या आपकी अंतिम तिथि रहेगी, क्या आपकी एज लिमिट रहेगी, क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, ठीक है। और जो फीस डिपॉजिट करने की जो अंतिम तिथि है वो क्या है। और जो अपने एचएसएससी चेयरमैन साहब है उन्होंने करेक्शन पोर्टल ओपन किया है, वो आपका जो करेक्शन पोर्टल है ना वो कितने दिन तक ओपन रहेगा। क्योंकि ना बच्चे ना फॉर्म जल्दी जल्दी करने में ना मतलब जल्दी जल्दी भरने में गलती जरूर करते हैं। तो करेक्शन पोर्टल आपका कितने दिन तक ओपन रहेगा, इस वीडियो में हम सभी के बारे में बात करेंगे। और जो सबसे मेन बात है कि जो एचएसएससी ने ना 99 पेज का नोटिफिकेशन जारी किया है ग्रुप डी का, उसमें जो जो मेन पॉइंट है ना इस वीडियो में हम ना उनके बारे में ना डिस्कस करेंगे कि जो मेन पॉइंट है, ताकि हर बच्चा जो फार्म भरे ना उसको पता होना चाहिए, वो गलती ना करे। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ना सटीक जानकारी दूंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचएसएससी चैंपियन में। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जो आपकी फार्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है, आपके फार्म भरने की स्टार्टिंग डेट 19 जून 2026, ठीक है। यानी कि आज से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल मत करना जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो। और जो आपकी अंतिम तिथि रहेगी वो आपकी अंतिम तिथि रहेगी 3 जुलाई 2026, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारी एज लिमिट है हमारी 18 से 42। जो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको ना उनकी कैटेगरी के अनुसार रिलैक्सेशन मिल जाएगा प्लस 5 साल का। जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी 10th पास। 10th में आपके पास ना हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट का होना बिल्कुल कंपलसरी है। और जो कुल पद है ना एचएसएससी ने अभी कुल पद आपके बताए नहीं है। अब ये नहीं है कि एचएसएससी में मतलब जो ग्रुप डी का आपका पेपर होगा उसमें आपकी 1000 से 1200 वैकेंसी आ जाएंगी। इसकी आपकी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, 10,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को ही मिलेंगी। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको तो सिर्फ ना एक वैकेंसी चाहिए। तो साथियों तैयारी में जुट जाओ। अब बात आती है जो आप फीस डिपॉजिट करोगे, फीस डिपॉजिट करने की जो आपकी अंतिम तिथि है वो आपकी क्या रहेगी, वो आपकी रहेगी फीस डिपॉजिट करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2026। और जो आपकी करेक्शन पोर्टल की अंतिम तिथि है वो रहेगी आपकी 7 से 9 जुलाई, दैट इज 7, 8, 9, यानी कि 9 आपकी लास्ट डेट। आपका 3 दिन तक करेक्शन पोर्टल ओपन रहेगा, ठीक है। अब बारी आती है जो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं वो कौन सी डेट के आपके मान्य होंगे। तो यानी कि जो ओएससी और डीएससी वाला सर्टिफिकेट है ना वो आपका 13 नवंबर 2024 के बाद का ही वैलिड होगा, ठीक है। या तो वो 13 नवंबर 2024 के बाद का हो, या फिर जो अपनी ना फार्म भरने की क्लोजिंग डेट है ना, क्या है अपनी फार्म भरने की क्लोजिंग डेट है 3 जुलाई। तो 3 जुलाई से वो पहले पहले का बड़ा होना चाहिए, यानी कि जिस दिन भी आप फार्म भरोगे ना 3 जुलाई से पहले पहले वो जो ओएससी और डीएससी का सर्टिफिकेट है ना वो आपको उसमें अपलोड करना ही करना है। यानी कि 13 नवंबर 2024 के बाद का हो या फिर 3 जुलाई से पहले का हो। ऐसे ही जो बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो कब का मान्य होगा, वो आपका मान्य होगा 1 अप्रैल 2026, यानी कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का वो सर्टिफिकेट मान्य होगा आपका। ईएसपी और पीडब्ल्यूबीडी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको उनका सर्टिफिकेट कब का मान्य होगा, जो भी आपकी क्लोजिंग डेट है, यानी कि फार्म भरने की जो क्लोजिंग डेट है ना उससे पहले पहले का आपका मान्य हो जाएगा। और जो एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे हैं उनका क्या होगा, 20 जून 2025 के बाद का उनका वैलिड माना जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है कि जो बच्चे फॉर्म भरेंगे ना, फॉर्म भरने के टाइम पे उनको ना किन किन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। क्योंकि अगर एक बार फार्म गलत भरा गया है ना तो बहुत मतलब पूरी जिंदगी ही अफसोस होता है। तो एटलीस्ट आप फार्म तो कम से कम ढंग से भरो। तो सबसे पहली बात, जो बिल्कुल इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो बच्चे पहली बार ग्रुप डी का फॉर्म भरे ना वो बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो आपकी ना 10th की मार्कशीट है ना, 10th की मार्कशीट है उसको आपको ना अच्छे से स्कैन करना है, ठीक है। और आपको फोटो कैसे खिंचवाना है, जो आपका पीछे का बैकग्राउंड है ना वो क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, सफ़ेद बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो एक पेज पे आपको सिग्नेचर करके स्कैन करनी है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो बिल्कुल अच्छे से जान लो, फोर्थ पॉइंट आपका अंडरटेकिंग का, यानी कि जब आपका पूरा फॉर्म भरा जाएगा ना, पूरा फॉर्म भरा जाने के बाद एक अंडरटेकिंग का परफॉर्मा आता है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगी, ठीक है, कि वो कैसा आता है। वो आपको ना पूरा भर के और दोबारा से वो अपलोड करना है। तो चलो जानते हैं वो अंडरटेकिंग का परफॉर्मा कैसा है। देखो ये आपको ना अंडरटेकिंग का परफॉर्मा है, ये फॉर्म भरने के बिल्कुल लास्ट में आता है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको फादर नेम या फिर जो मैरिड है उनको अपने हस्बैंड या हस्बैंड का नाम लिखना है। यहाँ पे आपका रेजिडेंस एड्रेस आएगा, आपके घर का पता आएगा,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि आपको फॉर्म भरने के टाइम पे अलॉट हुआ है। इसको पूरा भर के और दोबारा से नीचे आपके सिग्नेचर होंगे, वो दोबारा से अपलोड होगा, तो इसको ना भूलना मत, ठीक है, इसको ना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अब बारी आती है फीस की, इसके बारे में भी जान लो। यानी कि जिसने सीईटी ग्रुप सी एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 का फॉर्म भरा था, उन्हें कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उनको ना कोई भी फीस नहीं भरनी। लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट है ना, जो फ्रेश कैंडिडेट है, फ्रेश कैंडिडेट का मतलब जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं सीईटी ग्रुप डी का, सिर्फ ना उन्हीं को ही फीस पे करनी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो क्या है, अगर आपने एक बार फीस पे कर दी तो आपकी वो रिफंड नहीं होगी किसी भी कीमत पे, और एचएसएससी उस चीज़ का जिम्मेवार नहीं होगा। अगर आपकी जो फीस है वो ट्रांजेक्शन फेल होगी या बीच में रुकी, तो एचएसएससी उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। दोस्तों अब जानते हैं अपने सिलेबस के बारे में कि क्या आपका ग्रुप डी का सिलेबस रहेगा। ग्रुप डी का सिलेबस आपका ना 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, एक रहेगा 75% में, एक रहेगा 25% में। 75% जो वेटेज आपका कौन कौन से सब्जेक्ट का रहेगा, एक तो रहेगा आपकी जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये आपके ना 75% में आएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो जीके है ना, जीके में आपका कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। जनरल अवेयरनेस में आपकी रहेगी हिस्ट्री, इंडिया पॉलिटी, कल्चरल और ज्योग्राफी, और जो है आपकी ये साइंस, ये आपकी किस में आ जाएगी, जीएस में आ जाएगी। उसके बाद बारी आती है रीजनिंग की। रीजनिंग आपकी 10 नंबर की रहेगी। रीजनिंग आपकी ना 10 नंबर की रहेगी, और 10 नंबर के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, ये आपके टॉपिक आएंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ठीक है, ये आपके ना मेन टॉपिक है। तो इन टॉपिक्स की ना बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद बारी आती है मैथ्स की। मैथ्स आपका 15 नंबर का रहेगा। 15 नंबर में आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो मेन टॉपिक होते हैं ना मैथ के, वो आपके टॉपिक रहेंगे। और इसमें ना दो से 3 क्वेश्चन आपको ना एडवांस मैथ के भी देखने को मिलेंगे। एडवांस मैथ ज़्यादा डीप करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री, ये वाले टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कर लेना, तो मैथ आपका ना 15 नंबर का कवर हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है इंग्लिश की। इंग्लिश आपकी ना 10 नंबर की रहेगी। 10 नंबर में आपके क्या आ जाएगा, एक तो आपका कॉमन एरर का क्वेश्चन आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स आएंगे, ठीक है, स्पेलिंग वर्ड आ जाएगा, इडियम फ्रेजेस, एक आ जाएगी सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है, एक आती है नरेशन, उसके बाद आती है टेंस, ठीक है। और जो इंग्लिश की जिस भी बच्चे को इंग्लिश में अगर कोई दिक्कत है, तो मैंने अपने चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है कि कैसे आप सिर्फ एक ही बुक से ना अपने ना इंग्लिश की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आपको दो से तीन बुक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बुक से आप ना अपना ये सिलेबस ना बिल्कुल अच्छे से कवर कर सकते हो। अब बारी आती है हिंदी की। हिंदी आपकी रहेगी 10 नंबर की, और हिंदी में ना आपके ना सिर्फ ना ये टॉपिक रहेंगे, इस वर्ण, स्वर, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और इसमें जो है ग्रामर भी, जैसे कि पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए। तो हिंदी के लिए भी ना सिर्फ एक बुक से आपका ना सिलेबस कवर हो जाएगा। तो मैं जल्द से जल्द अपने चैनल पर ना हिंदी की स्ट्रैटेजी आप सभी के साथ शेयर करूंगी अपने चैनल पे, तो मेरी वीडियो बिल्कुल जरूर देखना। उसके बाद बारी आती है 25%। 25% में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, तो जो 25% में ना आपको ना सिर्फ और सिर्फ हरियाणा जीके रहेगी। 25% में हरियाणा जीके की हिस्ट्री, हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा लिटरेचर, हरियाणा ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, कल्चर, ये आपका रहेगा। ऐसे ही हरियाणा जीके में आपको एक सब्जेक्टिव बुक पढ़नी है, और उसके बाद आपको ना PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर आज अब जितने भी पेपर हरियाणा के आए हुए हैं सभी के आपको ना PYQ लगाने हैं रादर देन MCQ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बुक सब्जेक्टिव की पढ़नी है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है तो आप वो पढ़ लो। अगर कोई नया बच्चा है, अगर उसके पास कोई बुक नहीं है, तो आप एकलव्य को प्रेफर कर सकते हो। मैं जल्द ही अपनी हरियाणा जीके की भी ना एक अच्छी सी वीडियो जिसमें बिल्कुल ना डिटेल से स्ट्रैटेजी होगी, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। अब दोस्तों कुछ ना जरूरी बातें जान लेते हैं जो हर एक तैयारी करने वाले बच्चे को पता होना चाहिए, और जो कि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। सबसे पहले दोस्तों जो सिलेक्शन होता है ना, वो सेल्फ स्टडी से निकलता है। सिलेक्शन किससे निकलेगा, सेल्फ स्टडी से, कि कितनी देर आप अपने सेल्फ स्टडी करते हो, ठीक है। यूट्यूब पे सिर्फ आप उतना रहो जितनी आपको ज़रूरत है, पूरा दिन यूट्यूब पे मत रहो। नंबर 2 बात, मैराथन के भरोसे बिल्कुल मत रहो।
कि मैराथन की पेपर आएगा तो मैं इंग्लिश की मैराथन देख लूँगा, हिंदी की देख लूँगा तो मेरा काम चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप एक चीज़ को याद रखना, ऐसे मत सोचना कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ना ग्रुप डी के लिए, जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए तो 50% है और रिजर्व कैटेगरी के लिए है 40%। तो दोस्तों एक बात अच्छे से जान लो, इनसे आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, ये सिर्फ पासिंग मार्क्स हैं। जो आपको नौकरी मिलेगी ना ग्रुप डी की, जो आपको एक पोस्ट मिलेगी वो आपको मेरिट बेस पे मिलेगी, और मेरिट के लिए आपको ना 75 से 80 स्कोर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। और जो 3 से 4 बातें हैं वो क्या हैं कि ना जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट यानी कि जिसमें आपको स्कोर करना ही करना पड़ेगा, जैसे कि मैथ, सेकंड नंबर पे आती है हिंदी, थर्ड नंबर पे आती है हरियाणा जीके, ठीक है, और फोर्थ नंबर पे आती है रीजनिंग। यानी कि जो बच्चा सिलेक्शन लेगा ना उस बच्चे ने इन चारों सब्जेक्ट में से ना एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। अगर आप इनमें ना अपने 2 से 3 नंबर भी कटवाते हो ना तो इसका मतलब समझ जाना कि आप सिलेक्शन से बाहर हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट ना सिलेक्शन मतलब ये सब्जेक्ट ना क्या है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने इनमें भी नंबर कटने दिया ना दैट मीन्स आप पे मतलब आप ना रेस से बाहर हो। तो इनको बिल्कुल ना प्रैक्टिस कर करके इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि ना आपके मन में ये होना चाहिए कि मैं इनमें तो ना मैं अपने नंबर बिल्कुल भी कटने नहीं दूंगा। क्योंकि देखो जो इंडिया जीके होती है ना, इंडिया जीके आप कितनी भी पढ़ लो, मान लो वो 15 नंबर की आएगी ना, आपने कितना भी पढ़ लिया तो आप मैक्सिमम 10 से 11 स्कोर करोगे, ठीक है, क्योंकि इंडिया जीके का ही नहीं पता होता वो कहाँ से कितनी आई, ठीक है। तो दोस्तों अगर फिर भी किसी की कोई क्वेरी रह गई हो, कोई मतलब कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट सेक्शन में मुझसे ना बेझिझक पूछ लेना। और मेरी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।